दोस्तों एक खबर आ रही है। आखिरकार दिल्ली में फाइनली लॉकडाउन लग गया है। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू, साप्ताहिक बाजार जो है वो बारी बारी से खुलेंगे। शादियों के लिए ई पास जारी होंगे। वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से सुबह सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। कर्फ्यू का फैसला इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि 5 हफ्ते में दिल्ली में कोरोना के मामले लगभग 25 गुना बढ़ गए थे। 11 मार्च से लेकर 17 मार्च तक यहाँ पर 2,995 केस आए थे, जो 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में 76,870 तक पहुंच गए। इसलिए फाइनली दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की यहाँ पे तैयारी कर दी गई है। तो क्या क्या रियायतें रहेंगी इनको देख लेते हैं। मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, बाजार और निजी दफ्तर सभी बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल खुलेंगे, लेकिन सिटिंग कैपेसिटी जो रहेगी वो 30% क्षमता के साथ खुलनी है। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं रहेगी, केवल होम डिलीवरी हो सकती है। हर हर म्युनिसिपल जोन में रोज एक वीकली मार्केट खोले जाने की इजाजत होगी। कर्फ्यू के दौरान शादियां अटेंड करने के लिए लोगों को कर्फ्यू पास, ई पास दिए जाएंगे। हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, बस और रेलवे स्टेशन जाने को वीकेंड कर्फ्यू के दौरान छूट रहेगी, इसलिए उनके लिए पास लेना आवश्यक होगा। तो यहाँ पे फाइनली यहाँ पे दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, जिसको वीकेंड कर्फ्यू के नाम से जाना जा रहा है। यहाँ पे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो गरीब तबके के जो लोग हैं उनकी आर्थिक व्यवस्थाओं को देखते हुए भी यहाँ पे कुछ लिमिटेशन रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे दुकानें जो रहेंगी वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर अलग अलग जोन में वीकली मार्केट खोलने की यहाँ पे इजाजत दी गई है। सभी को जो जरूरी है, शादियों में जरूरी जाना है जिनको, उनके लिए ई पास के लिए व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों ये हमने देख लिया दिल्ली में फाइनली लॉकडाउन की बात यहाँ पे हो चुकी। हर जगह पर लॉकडाउन लग रहा है धीरे धीरे। सभी जगह के केसेस जो है वो कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। तो आपसे निवेदन है कि अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, और जब बहुत ज्यादा जरूरी है तो ही आप घर से बाहर निकलिए। मेरा नाम है ऋतुराज, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज 15 अप्रैल है, तो आज के करंट अफेयर्स क्विज हम करने वाले हैं। स्टार्टिंग हमने देख लिया कि कैसे दिल्ली में लॉकडाउन लग रहा है, वीकली कर्फ्यू चालू करा गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च NCAER की पहली महिला महानिदेशक निम्न में से किसको बनाया गया? Who has been become the first woman director general of NC of National Council of Applied Economic Research? पूनम गुप्ता, कोमल अग्रवाल, चंचला त्यागी या फिर महक गोस्वामी? चलिए इसका आंसर दीजिए। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है? चलिए इसका आंसर है पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता जी को नया महानिदेशक बनाया गया है, पहली महिला महानिदेशक बनाया गया है। पूनम गुप्ता पॉलिसी थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स NCAER की नई महानिदेशक होंगी। पूनम गुप्ता थिंक टैंक के वर्तमान प्रमुख शेखर शाह से पद ग्रहण करेंगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि अभी वर्तमान में नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च जो है, इसके मेन या प्रमुख कौन है अभी? शेखर शाह जी। इनसे ये पद ग्रहण करेंगी, ट्रांसफर लेंगी। यह पद संभालने वाली वह पहली महिला होंगी। वर्तमान में पूनम गुप्ता वॉशिंगटन DC में विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। भारतीय हॉकी और देश की सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले निम्न में से किस खिलाड़ी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स हु कंट्रीब्यूट द सिग्निफिकेंटली टू इंडियन हॉकी and the country's army has died at the age of 88? धनराज पिल्ले, अजीत पाल सिंह, बलबीर सिंह जूनियर या फिर राहुल सचदेवा? चलिए इसका आंसर दीजिएगा उनमें क्या रहने वाला है। भारतीय हॉकी और देश की सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले इनमें से किस खिलाड़ी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? चलिए इसका आंसर है बलबीर सिंह जूनियर। बलबीर सिंह जूनियर जी का हाल ही में निधन हो गया है। वे एशियाई खेल 1958 के रजत पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य भी थे। बलबीर सिंह जूनियर का जन्म 2 जून 1932 को जालंधर के संसारपुर में हुआ था। उन्होंने 6 वर्ष की उम्र से ही हॉकी खेलना शुरू कर दिया था। उनका साल 1991 में पहली बार भारतीय टीम में चयन हुआ था। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया? चलिए इसका आंसर दीजिए। Recently, which union territory has been declared free of tuberculosis (TB)? जो टीबी की बीमारी हुआ करती है, ऐसा कौन सा केंद्र शासित
प्रदेश है जिसको क्षय रोग मुक्त कर दिया गया, टीबी से फ्री कर दिया गया, टीबी फ्री कर दिया गया। ऑप्शन है आपका दिल्ली, पौंडीचेरी, चंडीगढ़ या फिर लक्षद्वीप। चलिए इसका आंसर दीजिए। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग मुक्त दिवस घोषित कर दिया गया है? चलिए इसका आंसर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में 0 टीबी के केस अब बचे हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर का बडगाम टाउन टीबी मुक्त हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जिसकी शुरुआत हो चुकी है और मुझे लगता है कि 2025 तक टीबी मुक्त भारत हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल 2021 को रात 8 बजे से 1 मई तक राज्य में फिल्मों, टीवी धारावाहिकों और विज्ञापनों की शूटिंग पर रोक लगा दी है? Which state government has banned the shooting of TV, film, serials, advertisement in the state from the 8 p.m. to 1 May 14 अप्रैल 2021। चलिए इसका आंसर दीजिए। 8 बजे से 1 बजे तक, 8 बजे से 1 मई तक, 14 अप्रैल 2021 से 8 बजे से 1 मई तक कहाँ पे किसी भी प्रकार की जो शूटिंग है फिल्मों की, टीवी की, विज्ञापनों की शूटिंग को बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ऑप्शन आपका दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड या फिर गोवा। चलिए इसका आंसर है महाराष्ट्र। ऑब्वियसली महाराष्ट्र में ही होगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 14 अप्रैल को रात 8 बजे से पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में अगले 15 दिन तक संचार बंदी लागू रहेगी, मतलब पूरी तरह से लॉकडाउन के लिए यहाँ पे हमने नियम रखे हैं। उन्होंने लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल ना करते हुए इसे ब्रेक द चेन अभियान नाम दिया है। हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन टीकों को अस्थायी रोक की सिफारिश की? रिसेंटली विच कंट्री रिकमेंडेड अ टेम्पररी बैन फॉर जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन्स? भारत, नेपाल, अमेरिका या फिर बांग्लादेश। चलिए इसका आंसर दीजिए। हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन टीके को अस्थायी रोक लगाने के लिए सिफारिश की है? चलिए इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के टीकों को रोक लगाने के लिए, अस्थायी रोक लगाने के लिए सिफारिश की है। अमेरिका ने खून के धक्के जमने की रिपोर्टों की जांच करने को लेकर जॉनसन एंड जॉनसन के एक खुराक वाले कोविड-19, चलिए काम की चीज मिलती है, जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है इसमें सिर्फ एक डोज ही लगना है, एक डोज ही लगना है। तो कोविड-19 का जो टीका था इसको अस्थायी रूप से रोकने की सिफारिश की है अमेरिका ने। रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र CDC और खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA ने एक संयुक्त बयान में कहा कि टीकाकरण के कुछ दिनों के बाद 6 महिलाओं में खून के थक्के जमने संबंधी मामलों की जांच कर रहे हैं, इसलिए अभी हमने इसको फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। निम्न में से किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिनियम कार्यक्रम GSAP शुरू किया? Which of the following organization has launched government security acquisitions program? चलिए इसका आंसर दीजिए। RBI, नाबार्ड, सेबी या फिर SBI। चलिए इसका आंसर है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर ने सरकारी प्रतिभूति अधिनियम अधिग्रहण कार्यक्रम GSAP की घोषणा की है। इसके तहत केंद्रीय बैंक द्वारा 1 ट्रिलियन रुपए या फिर बोल सकते हैं 1 लाख करोड़ रुपए के मूल्य के सरकारी बॉन्ड खरीदे जाएंगे। यह कार्यक्रम रेपो दर 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड से होने वाली आय के बीच के अंतर को कम करने में मदद करेगा। भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए का गश्ती पोत PS जोरोस्टर उपहार में दिया? इंडिया हैज गिफ्टेड 100 करोड़ पेट्रोल, यहाँ पे पेट्रोल से मतलब ईंधन नहीं है, पेट्रोल से मतलब गश्त करने वाला, मतलब जो गश्त करा करता है, जैसे सेना के जो विमान हुआ करते हैं या जहाज हुआ करते हैं वो गश्त करते हैं, मतलब पेट्रोलिंग करा करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, उसकी बात हो रही है। पेट्रोल वेसल्स PS जोरोस्टर्स टू विच कंट्री? नेपाल, चीन, जापान या फिर सेशल्स। 100 करोड़ रुपए तक की जो गश्त पोत है PS जोरोस्टर उपहार में दिया है किस कंट्री को? चलिए इसका आंसर है सेशल्स। सेशल्स को गिफ्ट दिया है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति वेवल राम कलावन के बीच आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने औपचारिक रूप से 100 करोड़ रुपए के गश्ती जहाज PS जोरोस्टर को सेशल्स को सौंप दिए। PS जोरोस्टर 2005 के बाद से सेशल्स के लिए विकसित चौथी मेड इन इंडिया गश्ती नाव है। भारत द्वारा उपहार में दिए गए अन्य जहाजों में PS टोपाज, PS कॉन्स्ट्रैक्ट, पेट्रोल बोट हर्मिस 2016 ये सारे शामिल हैं।
अंबेडकर जयंती इनमें से किस दिन को मनाई जाती है, किस दिन मनाई गई आपको बताना है। अंबेडकर जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? 10 जनवरी, 15 मार्च, 14 अप्रैल या फिर 20 मई। चलिए इसका आंसर दीजिए, अंबेडकर जयंती इनमें से किस दिन मनाई जाती है? चलिए इसका आंसर है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। भारत में हाल ही में 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती या भीम जयंती मनाई गई। इस दिन को अंबेडकर स्मरण दिवस भी कहा जाता है। 2015 से 14 अप्रैल को भारत में आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनका पूरा नाम था, जिनका नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। और आपको एक और चीज बता दूं, इनका पूर्व में जो सरनेम था, जो उपनाम बोल सकते हैं, सकपाल था, सकपाल। और अगर आप अंबेडकर जी के बारे में पूरा डिटेल में संक्षिप्त परिचय जानना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए या फिर चैनल के पेज में जाइए। वहां पे आपको अंबेडकर जी के बारे में अभी हाल ही में 14 अप्रैल के दिन, मतलब कल के दिन, एक वीडियो मैंने बना के दिया है जिसमें आपको अंबेडकर जी से संबंधित सारी चीजें मिलेंगी, उसको आप जरूर देखिए। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया 15 अप्रैल के करंट अफेयर्स की क्विज देख ली, और साथ ही साथ में हमने देख लिया कि दिल्ली में कैसे लॉकडाउन लगा दिया गया है और स्थितियां जो है वो विकट होती